हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोगों के एग्ज़ाम सर पे आ रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को पहले से रेडी रहना होगा और इसलिए हम टॉप 5 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम आज से हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश पे भी फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए। सो फर्स्ट चैप्टर है हमारे सामने ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। ठीक है, इससे आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उस पर चर्चा करने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि पुरातात्विक जो है हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं और वह कौन सी भिन्नताओं पर ध्यान देते हैं। यानी कि आपको इम्पोर्टेंस देखो, मैं फिर से करूँ, इस वाले क्वेश्चन को कई जगह पे बच्चे नहीं करके जाते, छोड़ देते हैं, मगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आता है कि हड़प्पाई समाज के अंदर सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाना है। ठीक है, तो कौन कौन सी भिन्नताएं हैं। ठीक, तो देखिए मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़े बड़े आंसर्स हैं, तो आपके लिए ये PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर से कह रहा हूँ मैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप मुझसे ये PDF ले लीजिएगा। ठीक है, मैंने कहा आप लोगों को कि पुरातात्विकों ने हड़प्पाई समाज में कुछ रणनीतियाँ जैसे कि समाधान का अध्ययन करना और विलासिता की खोज करना। ठीक है, इससे सामाजिक और आर्थिक मतभेदों का हमें पता पता लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहला है समाधान। देखिए समाधान के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो मैंने कहा था कि हड़प्पाई स्थलों से ना समाधान बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और समाधान का मतलब था मृतकों को जो गर्तों में दफना दिया जाता है ना, कभी कभी वह समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा एक मम्मी टाइप में, मतलब लाइक उसको दफना दिया जाता था ना, तो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें क्या है, समाधान जो होते थे वो एक दूसरे से भिन्न होते थे। कुछ स्थान पर गर्तों की सतहों पर ईंटों की चिनाई की जाती थी। ठीक है, और कुछ कब्रों के अंदर मृदभांड और आभूषण वगैरह भी मिले। ठीक है, संभवतः ऐसी मान्यता थी कि भाई जिसके पास जो चीज़ होगी वो उस वस्तुओं को उनके साथ रखा करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन है जिसे उन्हें जीना ही पड़ेगा। ठीक है, उसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिलते थे। ठीक है, दोनों से ही आभूषण देखने को मिलता है। इसके बाद देखते हैं विलासिता की खोज। देखो विलासिता की खोज की जब मैं बात करता हूँ तो इस तकनीक का उपयोग कलाकृतियों के माध्यम से अध्ययन से सामाजिक मतभेदों की पहचान करता है। विलासिता का वस्तु मतलब होता है कि जो अमीर लोग हैं ना, वो लोग किस तरीके से अपनी वस्तुओं का यूज़ करते थे उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो इससे हमें मतभेद के बारे में पता चलता है कि वहाँ पे अमीर गरीब होते होंगे, इसलिए ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, और पहली श्रेणी में पत्थर या मिट्टी जैसे सामान्य सामग्रियाँ देखने को मिलती है जो दैनिक उपयोग में यूज़ किया करते थे, और दूसरे में हमें दुर्लभ और महंगी वस्तुएँ भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो विलासिता की वस्तुओं से भी हमें पता चलता है कि उस समाज में किस तरह से लोग रहा करते थे। ठीक है, और हड़प्पाई समाज के अंदर दोनों तरह के लोग रहते थे, अमीर भी और गरीब भी। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन है, क्या आप इस तथ्य से सहमत है कि हड़प्पाई शहर जो है वहाँ पे शहरों में जल निकास प्रणाली सबसे अच्छी थी। ठीक है, और योजना के तहत थी। चलिए तो इस पर बात करते हैं हम। तो पहला है जल निकास प्रणाली या फिर इसे ड्रेनेज सिस्टम भी बोल सकते हो, ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम जो था ना वो शहरों का सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक थी और जिससे हमें पता चलता है कि उनकी नगर योजना, टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी। ठीक है, जैसे सड़कें और जो नालियाँ थी वो एक ग्रिड पद्धति से बनाई जाती थी, और ग्रिड पद्धति कैसी होती है, ऐसे करके। ठीक है, यानी कि हर गली का जो एक छोर होता था वो ऐसे करके समकोण पे काटती थी। ठीक है, तो एक दूसरे को समकोण पे काट रही है, ये हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया है और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। ठीक है, हर घर का ईंटों के पक्के फर्श से बना होता था। ठीक है, और उनका एक स्नानागार भी होता था पर्सनल। ठीक है, स्नानागार देखो जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। यदि घरों के जो गंदे पानी निकलता था ना, वो नालियों से क्या करता था, पहले तो गलियों और गलियों से नालियों से जोड़ना था, और प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार ना नाली से, ठीक है, नाली से सटी होती थी। ठीक है, गली से और नाली से सटी होती थी। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई मिट्टी से बनाए जाते थे, और यहाँ पे भी क्या होता था कि ऐसे करके यहाँ बीच में मुख्य नाला होता था और सारी गली का जो गंदा पानी नालियाँ जो थे ना वो इससे कनेक्ट की जाती थी। ठीक है, समझ में आ गया। और ये बहुत उचित जल निकास प्रणाली भी मानी जाती है और ये शहरों को स्वच्छ और अच्छा बनाने के लिए ऐसा किया जाता था। ठीक है, अगला है मोहनजोदाड़ो की कुछ विशिष्टताएँ बतानी है, यानी कि विशेषताएँ बतानी है। तो पहला तो है नगर विभाजन या फिर टाउन प्लानिंग की बात करता हूँ। तो टाउन प्लानिंग में हम दो तरह के टाउन प्लानिंग देखते हैं, एक तो दुर्ग और दूसरा निचला। ठीक है, यानी कि लोअर टाउन और सिटाडेल।
ठीक है। तो दुर्ग शहर के बारे में हम सब जानते हैं कि दुर्ग जो था ना, वहाँ पे हमेशा व्यापार देखने को मिलता था और वो पक्की ईंटों से बनाया जाता था और उससे घेराबंदी की जाती थी, ठीक है। दीवारों से उसकी घेराबंदी की जाती थी, ठीक है। और निचला शहर जो था वो आम लोगों के लिए बनाया जाता था, ठीक है। समझ में आ गया, आम लोगों पर केंद्रित होता था, है ना। और जिसके चारों ओर आपको कमरे देखने को मिल जाते थे, ठीक है। संभवतः यहाँ पे आंगन, खाना पकाना, कताई जैसी गतिविधियाँ निचले शहर में आपको देखने को मिल जाएगी। मगर ऊपर वाले जो शहर है दुर्ग, वहाँ पे हमें सिर्फ क्या देखने को मिलेगा, पुरोहित वर्ग रहते हैं, पुजारी रहते हैं। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी वहाँ पे देखने को मिलेगी। व्यापार वगैरह भी सबसे ज़्यादा उसी में होता था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग और अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। हर घर का ईंटों का पक्का फर्श अपना खुद का होता था और एक स्नानागार होता था और नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की, ठीक है, सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी, ठीक है। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिलते हैं। कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांश एक ऐसे कक्ष में बनाए जाते थे जिससे बाहर से आया जा सके और बाहर जाया जा सकते, ठीक है, राहगीरों के लिए। तो कुल मिला के ये है कि आप दुर्ग को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप माल गोदाम को भी कर दीजिएगा एक्सप्लेन। विशाल स्नानागार को कर देना, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना, विशाल स्नानागार जिसके मतलब दक्षिण से भी 2 सीढ़ियाँ आती थी और उत्तर से भी सीढ़ियाँ देखने को मिलती है, ठीक है। आयताकार जलाशय होता था और चारों ओर से गलियारों से घेरा होता था, ठीक है। और वहाँ पे मतलब ये मान लो अनुष्ठान होता था या फिर कोई भी पूजा पाठ वाले काम, वो सारे के सारे काम वहाँ पे हुआ करते थे, ठीक है। जैसे आज भी होता है ना, छठ पूजा वगैरह जो है वो सार्वजनिक पर्यटन स्थल पे होता है, सार्वजनिक स्थल पे होता है जहाँ पे घाट वगैरह बनाए जाते हैं। तो वैसे ही वहाँ पे भी एक घाट था जिसे विशाल स्नानागार कहा जाता था, ठीक है। जलाशयों के किनारों पर ईंटों को जमाकर जिप्सम के गारे से का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और फिर आता है 4th नंबर पे ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी हमने ऊपर स्पेशल पढ़ा था, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट है, आप इसे आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो 4th क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, अगला है 4th क्वेश्चन। देखिए 4th क्वेश्चन में चर्चा कीजिए कि पुरातात्विक जो है वो किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। तो अतीत का पुनर्निर्माण करने के लिए आपको याद होना चाहिए कि हमेशा पहले उत्खनन करना पड़ेगा और फिर वहाँ पे प्रारंभिक वस्तुओं का पता लग जाता है, ठीक है। कहीं पे भी उत्खनन होगा तो प्रारंभिक वस्तुएं किस तरीके से होगी और लोगों द्वारा साक्ष्य जो छोड़े होंगे, ठीक है, उसके बारे में हमें जानने को मिलता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल पुरातात्विक कलाकृतियाँ और अवशेषों के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें मोहरें, हड्डियाँ, शिल्प संरचनाएं, आभूषण, औजार, खिलौने, वजन, मिट्टी के बर्तन, धातुएं, पौधे, जानवर के अवशेष, ये सब हमें देखने को मिलता है। सामग्री, उपकरण, आभूषण, ये सब हमें देखने को मिलता है। वह उस संदर्भ के आधार पर कलाकृतियों को अलग करने की कोशिश करते हैं जिससे वह पाई गई हो और बाद में इसी आधार पर हम देखते हैं कि कलाकृतियों को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने फिर से कहा, जब भी आपसे अतीत के पुनर्निर्माण की बात करेंगे तो आपको क्या लिखना है कि पहले तो उत्खनन होता है और उत्खनन से बस्तियों का पता चलता है और बस्तियों के अंदर क्या क्या पता चलता है, मोहरें, हड्डी, शिल्प, जो भी मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया था ये ठीक है, ये सब कुछ आप लिख देना और आपको आंसर, मैं इससे ज़्यादा नहीं भी लिखोगे तो भी आपको पेपर में मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इन साक्ष्यों का अध्ययन फिर आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। फिर कार्बन डेटिंग जैसी तकनीकों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर हमें पता चलता है कि उपलब्ध अनाज के माध्यम से खेती की जाती थी या नहीं की जाती थी, खाने की आदतों का पता लगता है इसी समय में, ठीक है। और वह उस समय के दौरान उपलब्ध उपकरणों के बारे में भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। शिल्प और मोहरों के बारे में जानने को मिलता है और धातुओं का इस्तेमाल होता था या नहीं होता था, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है और इससे हमें सामाजिक और आर्थिक दोनों स्थिति के बारे में पता चल जाता था, ठीक है। और उसके अलावा कब्रिस्तान से मिली चीज़ें, पुनर्जन्म जैसी चीज़ें है या नहीं है, वो भी हमें इसी समय में देखने को मिल जाती हैं। तो अतीत का पुनर्निर्माण करने के लिए वहाँ के देखो रिटर्न फॉर्म में रिटर्न चीज़ें और भौतिक अवशेष जो भी हैं उन सब की ज़रूरत पड़ती है जब भी हम पुनर्निर्माण की बात करते हैं या फिर अतीत के पुनर्निर्माण की बात करते हैं तब भी, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन है हमारे सामने, हड़प्पा संस्कृति के विस्तार और उसके नामकरण की संक्षिप्त जानकारी दीजिए, ठीक है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार कैसे हुआ और उसका नामकरण कैसे हुआ, दोनों के बारे में हमें बताना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए आंसर है हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी की सभ्यता का दूसरा नाम है और संस्कृति शब्द का मतलब ये होता है कि अब एक विशेष शैली के लोग रहते हैं और प्रायः कुछ ना कुछ मतलब यूजुअली वो जो चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको संस्कृति कहते हैं। फॉर एग्जांपल वो मोरों का मन के बाट, ठीक है, पत्थर के फलक, इन सब का जो यूज़ करते हैं ना वो इस सबको कहते हैं हम संस्कृति, ठीक है। तो डेली यूजेज में जो भी चीज़ें आती हैं उन सबको संस्कृति कहा जाता है,
ठीक है। तो जो भी चीज़ें डेली यूजेस में वो करते हैं, ठीक है, उनका रहन सहन खान पान सब कुछ जो है ना वो सब कुछ संस्कृति कहलाता है, जिसे सिविलाइजेशन इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ पे पक्की हुई ईंटें भी मिलती है और फिर इसका जो प्रसार है, विस्तार की बात कर रहा हूँ मैं, अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात, है ना, और यहाँ तक इनका हमें देखने को मिलता है वो विस्तार। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि नामकरण कैसे हुआ। तो नामकरण हड़प्पा के नाम से हुआ और हड़प्पा एक सबसे पुराना स्थल माना जाता है, पूरा स्थल है, और ये संस्कृति में पहली बार खोजा जाने वाले स्थान था ना, इसलिए इसे हड़प्पा स्थल कहा जाता है। इसका काल लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है, यानी 700 सालों के बीच में। हड़प्पा सभ्यता से पहले और बाद में कई सारी संस्कृतियाँ अस्तित्व में आई है, जिन्हें मगर सबसे जो पुरानी मानी जाती है वो हड़प्पा संस्कृति ही मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता की इन संस्कृतियों से अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, विकसित हड़प्पा संस्कृति भी इसी को कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता को इनसे अलग करने के लिए। ठीक है, तो मतलब आप समझ में आ गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता की कितनी वैल्यू है। ठीक है, और ये टॉप 5 क्वेश्चन थे और इसी में से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अगर कोई भी डाउट है आप लोगों का तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, और हमारा जो पेड कोर्स है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।